नाचते नाचते रात सारी कट जाए, कोई ऐसा सॉन्ग बजा स्पीकर फट जाए। भाई बदलो अपनी तान वरना हड्डी टूट जाए। स्पीकर करे परेशान बाबा की लाठी बच जाए। समीर भाई स्पीकर की हुई राम राम। अरे बंद करो ये गाना बजाना। ये बताओ कि कैसा रहा तुम लोगों का रिजल्ट? दादाजी ऐसी शोरमुक्त पढ़ाई हुई है कि कॉलेज में टॉप किया है इस साल। अरे दादाजी मैंने भी इस बार फर्स्ट डिवीजन से पास किया है। पर समीर भैया का स्पीकर का भूत उतरता ही नहीं। क्या करूं दादाजी, स्पीकर पंथी अब होती नहीं, मेरी हीरो पंथी जाती रही। हीरोपंती जाती रही और अक्ल लेके आती नहीं। दादाजी कहीं भी स्पीकर पे फड़कता हुआ गाना सुनता हूँ तो मेरा दिल थिरक उठता है। निकल जाएगी दादाजी इनकी पूरी थिरक। अच्छा दादाजी आप बताइए, कोई दवा मंगवानी है? आज पहली तारीख हो गई। अरे ये क्या, आपकी तो दवा खत्म हुई नहीं। ऊपर वाले ने सुनना जो शुरू कर दिया फिर से। सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं। हाँ हाँ सुन रहा है। ये एंटी इलाज करने वाला आ गया है ना। अरे आइए चाचा जी। अरे जरा सुनिए जनाब, सुनाइए। अर्ज क्या है? इरशाद इरशाद। कुछ यूं बढ़ा था शोर का फसाद, कुछ यूं बढ़ा था शोर का फसाद, सुननी ही छोड़ दी थी उसने भी फरियाद। क्या खूब कही है चांदमिया। हमारे योगी जी ने शोर नाम की इस बला को हमारी जिंदगी से दूर क्या किया, एक मचलती सी हरारत सी आ गई। ज्यादा मटको मत चांदमिया, बुढ़ापे की हड्डियां हैं, कोई गुड़िया खिसक गई तो हो जाओगे मिर्जा कमर बेग। अरे छोड़ो भी, गए वो दिन। हद हो गई थी। खामोशी से मनाया जाने वाला मातम भी लाउड स्पीकर पे चिल्ला चिल्ला के। हमारा शोर इबादत और तुम्हारा शोर शोर, यही समझते थे ना हम सब। हाँ, और फिर लगा था कि लाउड स्पीकर उतरने से दूरियां बढ़ेंगी, मगर उससे तो दूरियां मिट रही हैं। सही पकड़े हैं। हाँ, मन हो सच्चा तो निकल आता है रास्ता। यूपी का संकल्प शोर मुक्त आस्था। पर हाँ, अभी भी कुछ खुराफाती हैं कि जनहित की ये बात उनके गले नहीं उतर रही। ऐसों की तो टेंशन नॉट, योगी सरकार का संदेश साफ है। समझ गया चाचा, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। बाबा की सुन लो ना और बंद करो ये शोर, वरना लठियां बज गई तो फिर बन जावेगा मोर। देख रहा है विनोद, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश लिखे नई कहानी। बिन लाउड स्पीकर ही ऊपर वाले ने मन की मुराद है मानी। 1,20,000 से अधिक ऐसे माइक थे जो या तो हटाए गए या फिर उनकी वॉल्यूम को कम किया गया, और ये बिना किसी हो हल्ला के स्वतःस्फूर्त भाव के साथ ईद के कार्यक्रम, रामनवमी के कार्यक्रम, अन्य कोई भी कार्यक्रम कहीं भी किसी सड़क पर प्रदर्शन के माध्यम नहीं बने। उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की ओर, तथा इस विकास में शहरों की भूमिका ग्रोथ इंजन के रूप में रहेगी। इसके लिए लगभग 3 करोड़ अतिरिक्त लोग शहरों से जुड़ेंगे। इतनी बड़ी आबादी को शहरों में बसाने के लिए चाहिए सुनियोजित शहर, और इसके लिए आवश्यक है मास्टर प्लान का सही ढंग से लागू होना। हर शहर में मास्टर प्लान होता है जिसमें सड़कों, ग्रीन एरिया, पार्क इत्यादि के लिए जगह दी जाती है, परंतु मास्टर प्लान के अनुसार इन जगहों का उस प्रकार से उपयोग नहीं हो पाता है जिस प्रकार से होना चाहिए, और सड़कों, ग्रीन एरियाज आदि का नियोजित रूप से विकास नहीं हो पाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार लाई है TDR योजना। अभी तक भूस्वामियों को यह शिकायत रहती है कि मास्टर प्लान में प्रस्तावित सड़कों और ग्रीन एरियाज, पार्क की भूमि की कीमत 0 हो जाती है। ऐसी जमीनों की वाजिब कीमत दिलाने के लिए योगी सरकार लाई है ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स योजना।
ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स का आशय जमीन पर निर्मित हो सकने वाले क्षेत्रफल के अधिकार को दूसरी जगह स्थानांतरित करना है। ऐसी जमीनों के मूल्य के बदले में सरकार टीडीआर अर्थात ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स देगी। यह टीडीआर बाजार में बेचे खरीदे जा सकेंगे, जिसके लिए अत्याधुनिक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आधारित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है। फलस्वरूप ऐसे लोगों जिनकी जमीन सड़क, ग्रीन एरियाज, पार्क इत्यादि के रूप में मास्टर प्लान में चिन्हित हैं, उन्हें उनकी जमीन के मूल्य के बदले में टीडीआर सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दिया जाएगा। इस टीडीआर को भूस्वामियों द्वारा स्वयं दूसरी जगहों पर इस्तेमाल कर अतिरिक्त तल क्षेत्रफल अर्थात अतिरिक्त एफएआर का निर्माण किया जा सकेगा अथवा विक्रय भी किया जा सकेगा। टीडीआर को उन विकासकर्ताओं द्वारा खरीदा जाएगा जो अतिरिक्त एफएआर या मंजिलों का निर्माण करना चाहते हैं, अर्थात टीडीआर होल्डर को बिल्डर द्वारा कीमत दी जाएगी, जिससे उन भूस्वामियों जिनकी जमीन पहले बेकार हो जाती थी उन्हें इसकी वाजिब कीमत मिल सकेगी। टीडीआर योजना में न सिर्फ भूस्वामियों को जमीन की सही कीमत मिलेगी, बल्कि टीडीआर के एवज में सरकार को सड़कों, पार्कों आदि के लिए भूमि भी उपलब्ध हो सकेगी, जिस पर सरकार द्वारा निर्माण कराया जाएगा, जिसके कारण नियोजित विकास की गति भी बढ़ेगी। सड़कें, पार्क विकसित होंगे तथा शहर भी सुनियोजित रूप से विकसित होंगे एवं जनसामान्य को सुगम एवं बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगी। फर्क साफ है, सोच ईमानदार, काम दमदार। उत्तर प्रदेश पूर्वी भारत का ही नहीं बल्कि पूरे देश का ग्रोथ इंजन बन सकता है। आत्मनिर्भर भारत का अगुवा बन रहा है उत्तर प्रदेश। एक्सप्रेस प्रदेश, एक्सपोर्ट प्रदेश, धर्म का प्रदेश, कर्म का प्रदेश, जहां हो रहा है देश विदेश से अर्थ का निवेश। आज उत्तर प्रदेश देश और विदेश के निवेशकों की पहली पसंद बनकर उभरा है और देश की शीर्ष अर्थव्यवस्था बनने को अग्रसर है। उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस के शानदार माहौल से पूरी दुनिया हुई है प्रभावित। तो कुछ यूं लिखी योगी सरकार ने यूपी के फर्राटेदार विकास की कहानी। 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला देश का एकमात्र राज्य बनने को अग्रसर है यूपी। 9 एयरपोर्ट क्रियाशील और 10 का निर्माण प्रगति पर। एयरबस A320 के टेक ऑफ और लैंडिंग के मानकों के तहत हो रहा है हवाई अड्डों का विकास। यहां बन रहा है देश का पहला अंतरदेशीय जलमार्ग इनलैंड वाटरवे 1। 1620 किलोमीटर लंबे इस वाटरवे से गंगा के जरिए वाराणसी से कोलकाता के हल्दिया के बीच परिवहन और माल ढुलाई होगी आसान। 7 चालू और 6 निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे के साथ उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे नेटवर्क बनने को अग्रसर। ये एक्सप्रेसवे पूरे राज्य में मैन्युफैक्चरिंग केंद्रों को देते हैं वर्ल्ड क्लास निर्बाध कनेक्टिविटी। सबसे बड़े रेल नेटवर्क वाले राज्य में बिछ रहा है मेट्रो और रैपिड रेल का जबरदस्त नेटवर्क। यानी राज्य के तमाम शहरों में
यातायात और कनेक्टिविटी अब वर्ल्ड क्लास। एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता के लिए तैयार हो रहा है डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इसके लिए कानपुर अलीगढ़ समेत 6 नोड्स को चिन्हित किया गया है। वो दिन दूर नहीं जब अत्याधुनिक ब्रह्मोस मिसाइलें यूपी में तैयार हुई। निवेशकों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से पाएं सारे इंसेंटिव्स, जिसके लिए हुई निवेश मित्र और निवेश सारथी पोर्टल की शुरुआत। एक बात जानते हैं आप, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 से पहले ही 16 देशों के 21 शहरों में हुए रोड शो के बाद निवेश का लक्ष्य 11.5 लाख करोड़ से बढ़ाकर 17.13 लाख करोड़ करने का प्रण लिया गया। वजह थी 7,12,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव, 149 MOU इंटेंट पर हुए हस्ताक्षर, खुल सकते हैं 7 लाख से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार के द्वार। यूपी सरकार के कोरोना प्रबंधन की तारीफ दुनिया भर में हुई। कोविड-19 से लड़ने में जब दुनिया थी पस्त, तब उत्तर प्रदेश में निवेश हो रहा था। यानी साबित हो गया कि कोई भी आपदा राज्य की आर्थिक प्रगति में बाधक नहीं बन सकती। और किसी भी निवेशक के लिए सबसे जरूरी बात, सुदृढ़ कानून व्यवस्था और डबल इंजन की स्थिर सरकार। तो अगर निवेश है करना तो यूपी है ना। उत्तर प्रदेश यानी उत्तम निवेश। अरे दुख न रहेगा कोई अब तो हो, दुख न रहेगा कोई अब तो होगा फसल का बीमा। खुशहाली होगी सबन के घर में रामू हो या रहीमा। खुशहाली होगी सबन के घर में रामू हो या रहीमा। हर बुजुर्ग के खाते में पेंशन, सब कर्जे की रही न टेंशन। MSP हुआ दुगुना, दुर्घटने का भी होगा बीमा। दुर्घटने का भी होगा बीमा। डिंग डिंग डिंगा, हो डिंग डिंग डिंगा, हो डिंग डिंग डिंगा, हो डिंग डिंग डिंगा। दुख न रहेगा कोई अब तो होगा फसल का बीमा। खुशहाली होगी सबन के घर में रामू हो या रहीमा। खुशहाली होगी सबन के घर में रामू हो या रहीमा। किसानों की खुशियाँ की अब रही ना कोई सीमा। खुशहाली होगी सबन के घर में रामू हो या रहीमा। खुशहाली होगी सबन के घर में रामू हो या रहीमा। खुशहाली होगी सबन के घर में रामू हो या रहीमा। फर्क साफ है, सोच ईमानदार, काम दमदार। व्यापार में सुधार और समृद्धि के लिए अनिवार्य कर्तव्य है जीएसटी रजिस्ट्रेशन और भुगतान। उत्तराखंड में जीएसटी पंजीकरण की जागरूकता ने जहां व्यवसाय की जटिलताओं को खत्म किया, तो वहीं बिल लाओ इनाम पाओ स्कीम ने खरीदारों को जीएसटी बिल लेने के लिए प्रेरित किया है। पारदर्शिता और भरोसे को कायम करने के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन और भुगतान जरूरी है। जीएसटी पंजीकरण कराना किसे आवश्यक है? कुल टर्नओवर, एक वस्तु एवं सेवा प्रदाता जो एक वर्ष में 20 लाख रुपए से अधिक की वस्तु एवं सेवाएं प्रदान करता है, उसे उत्तराखंड में जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करना आवश्यक है। अंतर्राज्यीय व्यवसाय, यदि इकाई एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की आपूर्ति में शामिल है, तो उसे उत्तराखंड में जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करना चाहिए। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, यदि कोई व्यक्ति ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति में शामिल है, तो उसे टर्नओवर की परवाह किए बिना उत्तराखंड में जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करना आवश्यक है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन यानी CTP हैं और अन्य राज्य से आकर प्रदेश में अल्प समय के लिए व्यापार मेलों में आपूर्ति करते हैं, तो आपको उस क्षमता में जीएसटी पंजीकरण और कर का भुगतान करना जरूरी है। स्वैच्छिक पंजीकरण, एक इकाई स्वेच्छा से जीएसटी पंजीकरण प्राप्त कर सकती है। आवेदक द्वारा स्वैच्छिक जीएसटी पंजीकरण किसी भी समय सरेंडर किया जा सकता है। उत्तराखंड में जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करने के लिए पैन कार्ड होना आवश्यक है। उत्तराखंड में जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल www.gst.gov.in पर लॉगिन करें। जीएसटी पंजीकरण कराएं, व्यापार को आसान बनाएं।
एक सपना जो आज वास्तविकता बन जगमगाते हुए गोरखपुर के रामगढ़ ताल में तैर रहा है। इस 5 स्टार क्रूज ने आज न सिर्फ उत्तर प्रदेश का मान बढ़ाया है, बल्कि दशकों से उपेक्षा का शिकार रही करीब 1500 एकड़ में फैली प्रकृति की इस अनमोल देन रामगढ़ ताल के प्रति कृतज्ञता का परिचय भी दिया है। गोरखपुर के ताल में आधुनिक सुख सुविधाओं से युक्त क्रूज ये एक असंभव सा सपना ही था, मगर राज्य सरकार के प्रोत्साहन से समंदर के जहाज बनाने वाले उत्तर प्रदेश के कारीगरों को गोरखपुर में जुटाया गया और शुरू हुआ एक भगीरथ प्रयास। पारंपरिक तौर पर इस्तेमाल होने वाले बलून की अनुपलब्धता के चलते प्राचीन तकनीक लकड़ी के गोल लट्ठों और रस्सों का इस्तेमाल कर क्रूज को सफलतापूर्वक रामगढ़ ताल में उतार दिया गया है। 15 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों ये 3 मंजिला लेक क्वीन क्रूज गोरखपुर और प्रदेश वासियों को समर्पित हुआ। सारी सुख सुविधाओं से युक्त 2700 स्क्वायर फीट के इस क्रूज को बनाने में करीब 12 करोड़ से अधिक की लागत आई है। शाकाहारी और मांसाहारी व्यंजनों के साथ क्रूज में 150 लोगों के लिए 3 हॉल और 15 लोगों के लिए एक अति विशिष्ट हॉल की व्यवस्था है। यात्रियों के इंतजार के लिए एक वेटिंग प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है। अब ये क्रूज दूर दूर से आए लोगों के जीवन की खुशियों को साझा कर रहा है। 2 शक्तिशाली इंजन वाले इस क्रूज में पानी की गहराई, ग्लोबल पोजीशनिंग और विंड वेलोसिटी मापने के अत्याधुनिक यंत्र और रेडार लगे हैं। यात्रियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हुए इसमें हेवी वैक्यूम डोर लगाए गए हैं, जो जहाज के डूबने की स्थिति में भी यात्रियों को 48 घंटे तक सुरक्षित रख सकते हैं। साथ ही किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए इस क्रूज में अपना फायर फाइटिंग इक्विपमेंट भी है। 45 करोड़ की लागत से योगी सरकार ने वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया है, जिसमें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तहत हुई रोइंग प्रतियोगिता ने रामगढ़ ताल में एडवेंचर स्पोर्ट्स और इसके प्रशिक्षण की नई संभावनाओं को जन्म दिया है। लेक क्वीन क्रूज और वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की वजह से गोरखपुर पर्यटन और सेवा क्षेत्र के साथ वाटर स्पोर्ट्स की दिशा में भी एक नई पहचान के साथ उभर रहा है। और ये सब कुछ संभव हो पाया है कुशल केंद्रीय नेतृत्व और दमदार योगी सरकार से। जंगल सफारी और रोमांचक यात्रा के शौकीनों के लिए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तरी भारत का एक शानदार डेस्टिनेशन है। वन विभाग ने 50 किलोमीटर के सीमांत क्षेत्रों की पहचान की है, जहां हाथी आमतौर पर आते हैं। राष्ट्रीय उद्यान लगभग 12,000 हाथियों का घर है और मानव हाथी की घटनाएं अक्सर होती थी, जिससे हर फसल के मौसम से पहले हजारों जंबो खेतों में प्रवेश करते थे और फसलों को भारी नुकसान पहुंचाते थे। लेकिन आज न सिर्फ वन्य जीव संघर्ष खत्म हुआ है, बल्कि फसलों की सुरक्षा और स्थानीय ग्रामीणों को अतिरिक्त आय भी मिल रही है। ये बदलाव किया है इन बी हाइव फेंसिंग ने। अंदर आते थे और हमारी फसल को नुकसान पहुंचा के चले गए। और जब से लगी है तब से हाथी आता है, कुछ देर यहाँ देख के कि बिहाई हुए मक्खियों की आवाज़ सुनकर फिर हाथी वापस हो जाता है। मैं वन विभाग का कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे गाँव में ये लगाया, जिससे फसल का जो है बचाव हो रहा है और हाथी हमारे खेतों में नहीं आता। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अफसरों ने परंपरागत सोलर फेंसिंग की जगह मधुमक्खी के छत्ते लगाना शुरू किया और प्लेसमेंट के लिए ट्रिप वायर का उपयोग किया। योजना के तहत गाँव में हाथियों के प्रवेश मार्गों पर मधुमक्खी बक्से लगाए गए हैं। बक्सों को एक तार से जोड़ा जाता है ताकि जब हाथी वहां से गुजरने की कोशिश करें, बक्से हिल जाते हैं और मधुमक्खियां हाथियों के झुंड को घेर लेती हैं। मधुमक्खियों से परेशान हाथी गांव की तरफ आने की बजाय वापस जंगल की तरफ चले जाते हैं। मधुमक्खी के छत्ते की बाड़ लगाने के लिए अधिकारियों और स्थानीय लोगों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। क्योंकि हाथियों को मधुमक्खी की भिनभिनाहट की आवाज बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वे उसके डंक से डरते हैं, इसलिए ये मधुमक्खी के छत्ते की बाड़ कारगर साबित हुई। बाड़ लगाने से स्थानीय लोगों को वैकल्पिक रोजगार मिला और इन्हें छत्तों के रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई। शहद और मधुमक्खी मोम जैसे अन्य उत्पाद बेचकर लोगों को अतिरिक्त आय हो रही है। यानी मधुमक्खी के छत्ते की बाढ़ से ट्रिपल बेनिफिट्स मिले हैं ग्रामीणों को: आर्थिक लाभ, हाथियों को सुरक्षा और मानव पशु संघर्ष का हुआ खात्मा।
हर हिंदुस्तानी को गर्व होता है जब हम सुनते हैं कि उत्तर प्रदेश ने ठान लिया है कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। मैं देश के सभी राज्यों से आग्रह करूंगा, राजनीति अपनी जगह पे छोड़िए, जरा उत्तर प्रदेश से सीखिए और आप कितने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी अपने राज्य की बनाइए। जरा संकल्प करके आइए ना मैदान में। ये सराहना यूं ही नहीं मिली। बीमारू से सक्षम राज्य तक की असंभव सी लगने वाली यात्रा तय की है यूपी ने, और वो भी इतने कम समय में। तभी तो आज उत्तर प्रदेश की परिभाषा ही बदल गई है। आज वही यूपी यानी अनलिमिटेड पोटेंशियल और यह नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आज अपनी प्रतिभा और पोटेंशियल को पहचान कर सुरक्षा, सुशासन और विकास से जुड़ चुका है। देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देश की अर्थव्यवस्था में 9.2% का योगदान कर रहा है। आज यूपी रेड टेप कल्चर को समाप्त कर रेड कारपेट कल्चर की ओर बढ़ चला है। अपराध मुक्त सुरक्षित माहौल और व्यापार के लिए सिंगल विंडो निवेश मित्र पोर्टल और मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना के चलते उत्तर प्रदेश में अब बिजनेस कल्चर का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। $1 ट्रिलियन निवेश के लक्ष्य की तरफ बढ़ते यूपी में आज क्या नहीं है। देश के एक्सप्रेसवे नेटवर्क का सर्वाधिक लगभग 55% नेटवर्क। यूपी में है देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क। दादरी से गुजरने वाला ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर। वाराणसी से हल्दिया तक देश का पहला इनलैंड वाटरवे। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट सहित देश में सर्वाधिक 21 एयरपोर्ट। देश का पहला नमो भारत रैपिड रेल प्रोजेक्ट। लीड्स रैंकिंग 2022-23 में अचीवर स्टेट का सम्मान हासिल। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 और फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनियों के लिए इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2023 बनाने वाला पहला राज्य। कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इन गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में यूपी को फर्स्ट रैंक। चौथी जीवीसी में मिले भारत को $5 ट्रिलियन और यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के स्पष्ट संकेत। जीबीसी 4.0 में 10,24,000 करोड़ से अधिक की 14,000 से ज्यादा महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का उद्घाटन। इन परियोजनाओं से निकलेंगे 34 लाख से अधिक नौकरियों के अवसर। 7 साल में ही 7 गुना बढ़ा यूपी का एक्सपोर्ट। देश तभी आगे बढ़ेगा उत्तर प्रदेश की तरह हर राज्य बड़े सपने, बड़े संकल्प लेकर के चल पड़े। और मेरे उद्योग जगत के साथी भी अनंत अवसर की वेला है। आइए, दम आपने में चाहिए, हम तैयार बैठे हैं। मेरठ विकास प्राधिकरण प्रस्तुत करता है देश की पहली GIS TOD आधारित महायोजना 2031। विरासत से लेकर विकास तक के ध्येय को प्राप्त करने के उद्देश्य से गठित यह महायोजना न केवल मेरठ में विकास को अभूतपूर्व गति प्रदान करेगी, बल्कि NCR क्षेत्र में रोजगार के अनगिनत अवसरों का सृजन करते हुए मेरठ को NCR के नए नर्व सेंटर के रूप में स्थापित करेगी। मेडा की विशेषज्ञ टीम ने अत्याधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर फील्ड सर्वे एवं सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से सटीक बेस मैप तैयार किया। इस महायोजना के निर्माण में विशेषज्ञों की अंतर्दृष्टियों का समावेश कर जन सामान्य, संस्थाओं आदि से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों को ध्यान में रखते हुए महायोजना में जनता की भागीदारी सुनिश्चित की गई। महायोजना को बोर्ड में प्रस्तुत करने के उपरांत शासन से अंतिम स्वीकृति प्राप्त हुई। मेडा ने लगभग 30,000 हेक्टेयर भूमि को 7 रणनीतिक श्रेणियों में विभाजित किया है, जहां आवासीय भूमि को 50% बढ़ाया गया, वहीं व्यावसायिक भूमि को 170%, औद्योगिक भूमि को 75%, पार्क और खुले स्थानों में 35% भूमि की वृद्धि की गई है। मेरठ महायोजना 2031 लगभग 1043 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल हेतु तैयार की गई है, जो कि पूर्व के विकास क्षेत्र से लगभग 2 गुना है, जिसमें 9 टाउन एरिया मेरठ शहर, मेरठ कैंट, दौराला, खरखौदा, मवाना, सरधना, हस्तिनापुर, लाओड, बहसुमा सहित 305 गांव सम्मिलित किए गए हैं। महायोजना न केवल आधुनिकता को गले लगाती है, बल्कि समृद्ध विरासत का संरक्षण करते हुए सतत विकास एवं हरित वातावरण का निर्माण करती है।
इस महायोजना से नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक और सामाजिक प्रगति सुनिश्चित होगी। इस महायोजना के अंतर्गत मेरठ को अनेकों आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से लैस किया जाएगा, जैसे अत्याधुनिक हाई राइज बिल्डिंग, आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र, बिजनेस सेंटर, शैक्षिक और स्वास्थ्य सुविधाओं का उन्नयन, ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर, मेरठ मंडपम, क्रांति धरा, सिटी फॉरेस्ट, पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट इत्यादि। मेरठ के जल संसाधनों का संरक्षण और जलापूर्ति बनाए रखने के साथ ही जल पुनर्चक्रण और औद्योगिक जल का पुनः उपयोग हेतु एसटीपी प्लांट प्रस्तावित है। सीवेज सिस्टम अपग्रेड कर सीवरेज कनेक्शन 1,17,542 से बढ़ाकर 5,05,149 किए जाएंगे। नमो रैपिड रेल, गंगा एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जैसी प्रमुख परियोजनाओं से समन्वय करते हुए एनसीआर को इनका सर्वाधिक लाभ प्रदान करना महायोजना का मुख्य उद्देश्य है। यातायात संकुलन को समाप्त करने और उद्योगों के ट्रांसपोर्ट को सुगम बनाने के लिए 4 लॉजिस्टिक जोन स्थापित किए जा रहे हैं। इन जोन को राष्ट्रीय नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, जिससे परिवहन सुविधाओं का व्यापक विस्तार होगा। स्थानीय हवाई पट्टी को जेवर हवाई अड्डे के लॉजिस्टिक नोड के रूप में परिकल्पित किया जा रहा है, जिससे मेरठ शहर को लॉजिस्टिक डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित किया जा सके। सीटीपी प्लान के तहत 10 परियोजनाओं को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिसमें ज्वेलरी हब, परतापुर में औद्योगिक प्रदर्शनी केंद्र, मल्टी लेवल कार पार्किंग जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को भी शामिल किया गया है। महायोजना में लगभग 3,273 हेक्टेयर भूमि को टीओडी जोन घोषित किया गया है, जहां एक ही परिसर में आवासीय एवं व्यावसायिक गतिविधियों में कम से कम निजी वाहनों का इस्तेमाल होगा। वहीं लैंड वैल्यू कैप्चर के सिद्धांत को बढ़ावा मिलेगा। इस क्षेत्र में नमो भारत रेल कॉरिडोर के दोनों ओर 1.5 किलोमीटर और मेट्रो रेल के आधा किलोमीटर क्षेत्र में अधिकतम 5 गुना तल निर्माण एवं मिश्रित भूमि उपयोग की अनुमन्यता होगी, जिसमें 2,442 हेक्टेयर भूमि पर 60 टीओडी जोन तथा नमो रैपिड रेल के दोनों छोर पर मेरठ साउथ एसडीए जोन 458 हेक्टेयर तथा 373 हेक्टेयर भूमि मोदीपुरम एसडीए जोन घोषित किए गए हैं। ये दोनों ग्रीनफील्ड परियोजनाएं शहर के विस्तार हेतु काउंटर मैग्नेट के रूप में कार्य करेगी। मेरठ साउथ एसडीए जोन में मेडा द्वारा यूपी की प्रथम टीओडी बेस्ड टाउनशिप विकसित किए जाने हेतु किसानों से भूमि क्रय की कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है। रोजगार और निवेश के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए संचालित इन्वेस्ट यूपी कार्यक्रम को बल देने हेतु महायोजना में निवेश आकर्षित करने हेतु विशेष प्रायोजन किए गए हैं। नवीन चिन्हित औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना से 550 करोड़ के निवेश को तत्काल धरातल पर उतारने में मदद मिलेगी। वहीं कालांतर से 25 अरब से ज्यादा का निवेश मेरठ शहर में संभव हो सकेगा। भूनेत्र महायोजना के क्रियान्वयन को और सशक्त बनाने के उद्देश्य से जीआईएस आधारित भूनेत्र पोर्टल विकसित किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से महायोजना क्षेत्र में किए जा रहे निर्माण पर सतत निगरानी रखी जा सकेगी, जिससे कि महायोजना उल्लंघन पर प्रभावी रोकथाम की जाएगी। विशेषकर सैटेलाइट टाउन्स में महायोजना की प्रगति सुनिश्चित करने हेतु भूनेत्र एक कारगर टूल साबित होगा। मेरठ महायोजना 2031 का बुनियादी ढांचा न केवल भारत बल्कि वैश्विक स्तर पर निवेशकों को मेरठ की ओर आकर्षित करेगा। यह महायोजना मेरठ को विकास के नए युग में ले जाएगी, जहां हर सुविधा और सेवा आधुनिकतम स्तर पर होगी। उत्तर काशी, देश और दुनिया के लिए ये है उत्तर की काशी। क्योंकि यहाँ है प्रकृति के अनगिनत अद्भुत नजारे, यहाँ है आस्था से जुड़े अनेकों पवित्र धाम, संस्कृति और लोक कलाओं का अद्भुत संगम। बेहतरीन रोड कनेक्टिविटी और हॉस्पिटैलिटी के साथ अतिथि देवो भव का भाव। उत्तराखंड आज विश्व के पर्यटन मानचित्र पर अपने खूबसूरत होम स्टे के साथ एक नई पहचान बना रहा है।
आज अपनी शांत वादियों, दिल को छू जाने वाली घुमावदार सर्पीली सड़कों, प्रकृति के करीब से दर्शन कराते पर्यटक स्थलों, ट्रैकिंग रूटों के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि यहाँ आने पर आपको मिलेंगे पहाड़ी जीवन शैली और पारंपरिक निर्माण शैली से परिचय कराते यहाँ के सुंदर पहाड़ी घर। यहाँ की खिड़कियों से होते हैं हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के विराट दर्शन। पहाड़ी निर्माण शैली में बने वर्षों पुराने घरों को करीब से देखने, महसूस करने का मौका। इसी के साथ घरों में पहाड़ का पारंपरिक खान पान, जिसमें लाल चावल, झंगोरे की खीर, भट की चुड़कानी, चूल्हे में सिकी कोदे की रोटियों का स्वाद और पहाड़ से जुड़ी पहाड़ी थाली के स्वाद के साथ यहाँ के शांत और सरल पहाड़ी लोगों के आतिथ्य से रूबरू होने का मौका। तो होमस्टे में जब आप आते हो तो होमस्टे संचालन करने वाला जो परिवार है, जो होस्ट है, तो आप उस परिवार से, उस गांव से, उस संस्कृति से और उस परंपरा से आप जुड़ जाते हो दिल से। तो टूरिस्ट भी जो है पसंद करते हैं कि भाई होम स्टे में रुके, होमली फील करे, वो घर से दूर नहीं है। वो बेसिकली जो है ये घर है और इसको जो हम चलाते हैं तो वो अपने जो कल्चर और उसको भी ऐड करते हैं इस पर। तो जैसे हमारा ऑर्गेनिक फूड हो गया, जो खुद ही हम यहाँ पे उगाते हैं, करीब हम अपना 70-80% का जो हमारा खाना है वो यहीं से आता है। जो चीज़ें उन्होंने शहरों में नहीं देखी है वो आप एक गांव में आके एक होमस्टे में रह के एक होमस्टे का जो जीवन है उसको रूबरू होते हैं आप उससे। तो आइए उत्तराखंड के दिल में बसे इन खूबसूरत होमस्टे में, जहां आपका होगा उत्तराखंड से साक्षात्कार। अब अपराधियों में बढ़ेगा भय और पीड़ितों में बढ़ेगा न्याय का भरोसा। अब भारत सरकार द्वारा पुराने ब्रिटिश कानूनों की जगह 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम अब क्रिमिनल्स पर त्वरित और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे और पीड़ितों को जल्द न्याय मिलेगा। इन नए कानूनों में आम नागरिकों, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता का मुख्य सिद्धांत है न्याय। पीड़ितों को मिलेगा जल्द न्याय और तेज होगी कार्यवाही। अब शिकायतकर्ता इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से EFIR और किसी भी थाने में 0 FIR दर्ज करवा सकते हैं। शिकायतकर्ता को FIR के साथ साथ आरोप पत्र एवं निर्णय की कॉपी भी निःशुल्क दी जाएगी। FIR दर्ज होने के 90 दिनों के भीतर जांच की स्थिति की जानकारी मिलेगी। गवाहों को गवाह संरक्षण योजना के तहत सुरक्षा प्रदान की जाएगी। महिलाओं से संबंधित एवं गंभीर अपराधों में मुआवजा और उपचार की व्यवस्था दिए जाने का भी प्रावधान है। अपराधियों में बढ़ेगा कानून का भय। अब नए कानूनों में 25 अपराधों में न्यूनतम सजा का प्रावधान किया गया है। 41 धाराओं में सजा की सीमा बढ़ाई गई है, जबकि 82 में जुर्माने की रकम में बढ़ोतरी हुई है। अभियुक्त की अनुपस्थिति में भी मुकदमे की कार्रवाई की जा सकेगी। अपराध से अर्जित संपत्ति से पीड़ित को मुआवजा प्रदान किया जा सकेगा। संगठित अपराध को विशेष रूप से परिभाषित किया गया है, जैसे भूमाफिया, ड्रग कारोबार, देह व्यापार एवं साइबर क्राइम जैसे अपराधों को संगठित अपराधों की श्रेणी में रखा गया है। विदेश से भारत में अपराध करने वालों पर भी होगी कड़ी कार्यवाही। शादी का झांसा देकर धोखा देने के मामले में 10 साल तक की सजा। लड़कियों और बच्चों पर गंभीर अपराधों में आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान। नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग और वैचारिक मतभेदों में मॉब लिंचिंग में हत्या के समान सजा का प्रावधान। अब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम अपराधियों में भय और पीड़ितों में विश्वास वृद्धि के साथ साथ एक सुरक्षित और विकसित भारत की नींव रखेंगे। आपके साथ है आपकी मित्र पुलिस। मित्रता, सेवा, सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर। हम हैं उत्तराखंड पुलिस। उत्तराखंड सर्वांगीण विकास को परिभाषित करता उत्तराखंड। देवभूमि उत्तराखंड आज एक समृद्ध राज्य के रूप में अपनी पहचान बनाने के साथ ही ऊर्जा प्रदेश के रूप में स्थापित हो रहा है और इसे पूरा करने में अहम भूमिका निभा रहा है पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड यानी पिटको।
21वीं शताब्दी का ये तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक है। मेरे शब्द लिख के रखिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इसी कथन को राज्य के युवा एवं ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी आगे बढ़ा रहे हैं। आत्मनिर्भर उत्तराखंड को आत्मनिर्भर ऊर्जा प्रदेश बनाने की दिशा में आज पिटकुल अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आज राज्य के उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत सेवाओं की आपूर्ति करने के साथ ही पिटकुल की कार्य योजनाओं से राज्य को राजस्व की प्राप्ति भी हो रही है। पिटकुल की अध्यक्षा एवं मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी जी एवं सचिव ऊर्जा श्री आर मीनाक्षी सुंदरम जी के मार्गदर्शन के साथ पिटकुल के प्रबंध निदेशक श्री पीसी ध्यानी जी के कुशल निर्देशन में पिटकुल पारेषण क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। पिटकुल द्वारा वित्तीय वर्ष 22-23 में 26 करोड़ का लाभ अर्जित किया गया था, जो कि वित्तीय वर्ष 23-24 में 142 करोड़ का लाभ अर्जित किया गया है। पिटकुल में एक के लिए सब और सब के लिए एक नारी के अंतर्गत पूरी टीम एकजुटता के साथ कार्य कर रही है और पिटकुल निश्चित रूप से एक दिन इसी प्रकार जब अभी तक जो हमने लक्ष्य निर्धारित किए गए और लाभ अर्जित किया गया है, देश की अग्रणी पारेषण कंपनी में की ओर अग्रसर है। वर्तमान में पिटकुल द्वारा 49 उपकेंद्रों के कुल 9,312.5 MVA क्षमता एवं 3,510.59 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनों का निर्बाध संचालन किया जा रहा है। पिटकुल द्वारा वर्ष 2023-24 में 142 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित कर शासन को 11 करोड़ रुपए का लाभांश दिए जाने के साथ ही अपने कार्मिकों को प्रोत्साहन राशि से लाभान्वित किया है। वर्ष 2026 तक कुल 10 परियोजनाओं के निर्माण के साथ ही राज्य सरकार से अनुमोदित मास्टर प्लान के अंतर्गत वर्ष 2032 तक की कई परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, जिसमें गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत 9 नई परियोजनाएं तथा कुमाऊं क्षेत्र के लिए 8 परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मास्टर प्लान के अंतर्गत पारेषण तंत्र के सुदृढ़ीकरण करने हेतु ट्रांसफार्मरों का उच्चीकरण भी किया जा रहा है। प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में आज पिटकुल ऊर्जा के क्षेत्र में नए सृजन कर प्रदेश में नई ऊर्जा का संचार कर रहा है। उत्तराखंड आज ऊर्जा के बल से आत्मनिर्भर कल की ओर अग्रसर होकर देश के समक्ष ऊर्जा प्रदेश के रूप में अपनी एक नई पहचान बना रहा है। पिटकुल के प्रयासों से आगे बढ़ रहा उत्तराखंड, ऊर्जा प्रदेश के संकल्प को पूरा कर रहा उत्तराखंड। नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप सिंघल, प्रबंध निदेशक UGVN लिमिटेड, आपको आज जो ऊर्जा उत्पादन का क्षेत्र है उसके बारे में जो प्रयास हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के विजन के अनुरूप इस राज्य को ऊर्जा प्रदेश बनाने के लिए और आदरणीय मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिव ऊर्जा के दिशा निर्देशों के क्रम में जो प्रयास कर रहे हैं उसके बारे में इस फिल्म के माध्यम से आपको संक्षेप में बताने जा रहे हैं। उत्तराखंड अपने सर्वांगीण विकास से देश का मान बढ़ाता उत्तराखंड यह सिर्फ एक प्रदेश नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता का आधार है। आज यह प्रदेश देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर उत्तराखंड के विजन को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, गांव-गांव तक पहुंचती सड़कें, युवाओं को नए अवसर और दूरस्थ पहाड़ियों में विकास की रोशनी। उत्तराखंड अब सिर्फ ऊंचाई में ही नहीं बल्कि विकास की गति में भी सबसे आगे है। लेकिन आत्मनिर्भरता केवल आंकड़ों और योजनाओं से नहीं बल्कि ऊर्जा के प्रवाह से साकार होती है और इस दिशा में UGVNL एक मजबूत स्तंभ बनकर प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश की पहचान दे रहा है।
वर्ष 2001 में स्थापित यूजीवीएनएल का उद्देश्य प्रदेश के जल संसाधनों का सतत और कुशल विकास करते हुए स्वच्छ, सुलभ और निरंतर ऊर्जा का उत्पादन करना है। यूजीवीएनएल सिर्फ ऊर्जा उत्पादन ही नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक सशक्तिकरण का भी संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। यूजीवीएनएल का लक्ष्य है पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा के उपलब्ध स्रोतों का अधिकतम उपयोग कर दूरस्थ गांवों तक रोशनी पहुंचाना, प्रदेश को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाना और उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश के रूप में स्थापित करना। देखिए, वर्तमान में यूजीवीएनएल लिमिटेड द्वारा प्रतिवर्ष करीब 5000 मिलियन यूनिट का विद्युत उत्पादन हरित एवं सस्ती ऊर्जा के रूप में किया जा रहा है। जो भी हमारी कैनाल बैंक्स हैं, कैनाल बैंक्स पे हमने काफ़ी सोलर परियोजना लगाई है। तो इस तरह से जो भी भूमि सरप्लस होती है यूजीवीएनएल लिमिटेड के पास, उसमें सोलर परियोजनाओं के माध्यम से विद्युत उत्पादन का कार्य किया जा रहा है। कालीगंगा 1 एवं कालीगंगा 2 परियोजना ये रुद्रप्रयाग में स्थित है। वहाँ की जो विद्युत आवश्यकताएं हैं उसमें एक अच्छा स्टेबिलिटी प्रदान करता है। वहाँ पर जो विद्युत प्राप्त हो रही है उपभोक्ताओं को, वो बिना किसी कटौती के और बिना वोल्टेज फ्लक्चुएशंस के प्राप्त हो सके, इसका प्रयास किया है यूजीवीएनएल ने। 15 मेगावाट की मध्यमनेश्वर लघु जल विद्युत परियोजना, इसको भी हमने अभी रिसेंटली ही पूर्ण किया है एवं इससे भी रुद्रप्रयाग एवं आसपास के क्षेत्रों में विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति की जा रही है। हमने पर्यावरण और सामाजिक दायित्वों को ध्यान में रखते हुए अपनी परियोजनाओं का निर्माण करने का संकल्प लिया हुआ है। आज यूजीवीएनएल जल और सौर ऊर्जा को प्रदेश की प्रगति का आधार बना रहा है। नदी की धारा से शक्ति तथा सूरज की किरणों से रोशनी को आत्मसात कर आज यूजीवीएनएल की जल विद्युत परियोजनाएं जहां हिमालय की नदियों से ऊर्जा का प्रवाह कर रही हैं, वहीं सौर परियोजनाएं हरित भविष्य की राह को रोशन कर रही हैं। निगम के परिचालन के अंतर्गत विद्युत परियोजनाएं आज प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभा रही हैं, जिनमें सुरिंगाड़ लघु जल विद्युत परियोजना सीमांत जनपद पिथौरागढ़ की मुनस्यारी तहसील में गौरी गंगा नदी की सहायक नदी सुरिंगाड़ पर स्थापित 5 मेगावाट की यह परियोजना 10 फरवरी 2024 को कमीशन की गई थी। वर्ष भर में 26.41 मिलियन यूनिट उत्पादन की क्षमता वाली यह परियोजना कुमाऊं मंडल में यूजीवीएनएल लिमिटेड की भविष्य में बनने वाली अन्य जल विद्युत परियोजनाओं का मार्ग प्रशस्त करेगी एवं यूजीवीएनएल लिमिटेड के लिए मील का पत्थर साबित होगी। मधमहेश्वर लघु जल विद्युत परियोजना 20 सितंबर 2024 को स्थापित हुई यह परियोजना हर वर्ष 100.1 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन करेगी। 4 मेगावाट की काली गंगा प्रथम और 4.5 मेगावाट की काली गंगा द्वितीय परियोजनाएं रुद्रप्रयाग की तहसील ऊखीमठ में स्थित हैं। ये हर वर्ष क्रमशः 25.94 और 29.76 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन करेगी। यूजीवीएनएल सौर ऊर्जा और बैटरी स्टोरेज में नई पहल। यूजीवीएनएल राज्य में स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है। वर्तमान में निगम 34.175 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाओं का संचालन कर रहा है, जिसमें यमुना वैली और पशुलोक बैराज पर 27.50 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सौर प्लांट, खोदरी और ढकरानी जल विद्युत परियोजनाएं क्षेत्र में 5.864 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सौर प्लांट और निगम के विभिन्न कार्यालयों की छतों पर 0.811 मेगावाट रूफटॉप सोलर प्लांट शामिल है। इन परियोजनाओं से हर वर्ष औसतन 54 MU हरित ऊर्जा उत्पादन और लगभग 33,595 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। भविष्य की योजनाओं के तहत यूजीवीएनएल ने उत्तराखंड में अपनी और अन्य सरकारी भूमि पर 117 मेगावाट के छोटे सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने की स्वीकृति दी है। सौर ऊर्जा उत्पादन को स्थायी और प्रभावी बनाने के लिए यूजीवीएनएल ऊर्जा भंडारण की दिशा में भी कदम बढ़ा रहा है। यूजीवीएनएल स्वच्छ, हरित एवं रिन्यूएबल ऊर्जा के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। इस फिल्म के माध्यम से
हमने आपको विभिन्न प्रयास दिखाए जो हम ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में कर रहे हैं, जिससे कि राज्य का ऊर्जा उत्पादन अगले 7 वर्षों में दोगुना हो जाए और हमारा राज्य भी ऊर्जा में आत्मनिर्भर राज्य बन जाए और हमें बाहर से ऊर्जा ज़रूरतों को पूर्ण करने की आवश्यकता ना रह जाए। यह हमने आपको इस फिल्म के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। उत्तराखंड देवभूमि, जहां प्रकृति और संस्कृति का अनोखा मेल है। उत्तराखंड सिर्फ एक राज्य नहीं, ये एक अनुभूति है, जहां हवा में भक्ति है, जल में शुद्धता है और मिट्टी में संस्कार बसते हैं। ये देवताओं की भूमि है, देवभूमि उत्तराखंड। लेकिन पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण विकास की राह में चुनौतियां भी कम नहीं हैं। इन्हीं चुनौतियों से निपटने के साथ साथ राज्य के विकास की मजबूत बुनियाद तैयार कर रही है ब्रिडकुल, एक ऐसी संस्था जो उत्तराखंड को आधुनिक बनाने के साथ साथ उत्तराखंड के नवनिर्माण की एक नई गाथा लिख रही है। ब्रिडकुल, ब्रिज, रोपवे, टनल एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड उत्तराखंड राज्य की प्रमुख निर्माण एजेंसी है, जो सिर्फ राज्य ही नहीं बल्कि देश और दुनिया के अन्य हिस्सों के बुनियादी ढांचे के विकास में एक अहम भूमिका निभा रही है। ब्रिडकुल की स्थापना 25 मार्च 2008 को हुई और सरकार का मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि हमारा एक बेसिकली नया राज्य डेवलप हुआ तो बहुत कुछ डेवलपमेंट होना है, तो उसके दृष्टिगत कि एक ब्रिडकुल को ये मानते हुए कि भाई हमारे प्रदेश का एक जिस स्तरीय विकास होना है तो ब्रिडकुल को स्थापित किया गया। तो हम लोगों को जो मैंडेट पहले था उसको फिर ब्रॉड करते हुए अब हमारा नाम, पहले अवस्थापना विकास निगम था और अब हमारा नाम ब्रिडकुल रख दिया गया, जिसमें कि हमें ब्रॉड मैंडेट हमारा हुआ। 25 मार्च 2008 को उत्तराखंड राज्य की मुख्य निर्माण एजेंसी के रूप में ब्रिडकुल की स्थापना राज्य सरकार द्वारा की गई थी, जिससे उत्तराखंड के विकास में तेजी लाई जा सके और अपने उद्देश्य को साकार रूप देते हुए बुनियादी ढांचे के निर्माण के क्षेत्र में सड़कें, पुल, इमारतें, हवाई अड्डे, सरकारी भवन, अस्पताल, स्कूल, जल और सीवरेज व्यवस्था और अन्य पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का निर्माण और रखरखाव कर पिछले 17 वर्षों में अपने दृढ़ निश्चय, मेहनत और उत्तराखंड को आगे ले जाने की जिद से विकास की एक ऐसी गाथा लिखी है जिसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। ब्रिजेस हैं, रोड्स हैं, बाकी जितने भी टाइप ऑफ वर्क्स हैं, एनी टाइप ऑफ वर्क्स सारे हम लोग कर रहे हैं और बड़ी अच्छी तरीके से और बड़े क्वालिटी के साथ में हम लोगों ने कार्य को अंजाम दिया है। हमारे जितने भी काम हुए हैं वो सब एक मील का पत्थर साबित हुए हैं। ब्रिडकुल, एक नाम, एक पहचान, जिसने सिर्फ ईंट पत्थर से इमारतें नहीं बनाई हैं, बल्कि विकास की एक नई कहानी लिखी है। फिर चाहे स्कूल हो या अस्पताल, पुल हो या पुलिस स्टेशन, सरकारी कार्यालय हो या जल परियोजनाएं, ब्रिडकुल ने इन सभी को पारदर्शिता, तकनीकी दक्षता और ईमानदारी के साथ गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ पूरा कर दिखाया है। इसमें कुछ तो मील का पत्थर रही है। रूसा के तहत श्री देव सुमन विश्वविद्यालय गोपेश्वर चमोली का निर्माण, रूसा के तहत सरकारी व्यावसायिक कॉलेज पैठाणी पौड़ी गढ़वाल का निर्माण, बेस अस्पताल लिंथुरा पिथौरागढ़ के गैर आवासीय भवन का निर्माण, नैनी सैनी हवाई अड्डे पिथौरागढ़ में रनवे का विस्तार और सुदृढ़ीकरण और संबद्ध बुनियादी ढांचे और टर्मिनल सुविधाओं का उन्नयन, रूसा के तहत मीठी बेरी हरिद्वार में मॉडल डिग्री कॉलेज का निर्माण और नई टिहरी में गीटी के बुनियादी ढांचे का नवीनीकरण। ब्रिडकुल द्वारा ये सिर्फ निर्माण नहीं, आत्मनिर्भरता की दिशा में एक कदम है। प्रदेश में ही नहीं, हमारा पर्पस है कि हम बाहरी प्रदेशों में या हम देश से बाहर भी अच्छे काम करें
ताकि हमारे प्रदेश का एक नाम हो। ब्रिडकुल अब एक नाम नहीं है, बल्कि एक नए आरंभ का प्रतीक है, जिसने बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में एक नए युग का आरंभ किया है और उत्तराखंड राज्य में उच्च गुणवत्ता वाले, टिकाऊ और समयबद्ध निर्माण कार्य को सुनिश्चित कर एक विकसित और सशक्त उत्तराखंड बनाने की दिशा में अग्रसर है।